मार्केट टाइम स्ट्रीम में इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे सिलसिला बाजारों के में कि इस हफ्ते का बाजार कैसा देखने को मिला है, क्या सिलसिला देखने को मिला है, क्योंकि बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी के साथ तो कई कमोडिटीज देखने को मिली, वहीं यहाँ पर कई कमोडिटीज के अंदर गिरावट भी बनती हुई नजर आई है। अब आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा सोने, चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल्स के लिए और उसके साथ ही एग्री कमोडिटीज के लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी। उनसे जान लेते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अमित जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। अमित जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आने वाला हफ्ता सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि बाजारों के अंदर सोने चांदी के अंदर इस बार हफ्ते के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था जिसके अंदर भी हमने बड़ी करेक्शन आती हुई देखी है। तो अब यहाँ से आने वाला हफ्ता सोना चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल्स के लिए कैसा रहेगा? आने वाले सप्ताह में नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले सप्ताह में कमोडिटीज़ में इन जनरल काफ़ी उठापटक का माहौल देखा और ये इसका मेजर जो कारण था वो ये है कि यूएस में जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 1.5% के ऊपर ब्रीफली चली गई थी और 1.5% के आसपास ही कहीं ना कहीं पिछले सप्ताह का क्लोज आया है। इसका मतलब ये है कि बाजार ये डिस्काउंट कर रहा है कि महंगाई दर जो है या इन्फ्लेशन रेट जो है वो यूएस में बढ़ सकती है, जिस वजह से यूएस सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे मजबूर हो सकती है। हालांकि ये कहना काफ़ी जल्दी है और हो सकता है कि ये जो करंट सेंटिमेंट है ये कुछ हफ्तों में हमें फिर से पलटता हुआ दिखे, क्योंकि ऐसा सिमिलर एक सिनारियो 2008-9 की मंदी के बाद 2011 में भी देखने मिला था, जहां पर बाजार ये डिस्काउंट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली इंटरेस्ट रेट 2015 में ही बढ़े और 2013 में जो टेपर टेंट्रम हुआ था यानी जो स्टिमुलस वापस लिया गया था वो भी काफ़ी समय के बाद लिया गया था। तो ऐसा लगता है कि फ़िलहाल जो है ये उठापटक या वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म है, लेकिन इसका असर 1 या 2 हफ्ते के लिए डेफिनेटली हमें बाज़ार में देखने मिल सकता है। तो शुरू करते हैं बुलियन से यानी गोल्ड एंड सिल्वर। हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक करेक्शन का रुझान रहा, खास करके गोल्ड में, जहां पर हमने प्राइसेस को मल्टी मंथ लोज के आसपास फिसलते हुए देखा और $1720 तक के स्पॉट गोल्ड में हमने लोज देखे, 1730 के करीब की क्लोजिंग दिया है बाज़ार ने। सिमिलरली अगर हम डोमेस्टिक गोल्ड की बात करें तो लगभग 46,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है बाज़ार ने और ऐसा लगता है कि और आने वाले दिनों में और गिरावट देखने मिल सकती है। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो 46,400 का एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है और अपसाइड में, और इमीडिएट बैरियर करीबन 46,100 का है। जब तक ये लेवल नहीं निकल पाता तो जो भी उछाल आएगा उस पर बिकवाली की जा सकती है। डाउन साइड में 45,500 और 45,100 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं, यानी डॉलर टर्म्स में स्पॉट गोल्ड में करीबन $1,690 तक के लेवल देखने मिल पाएंगे। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात करें तो हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिनों में हमने देखा कि 71,700 तक के भी हाइज मई वायदा में चांदी में देखने मिले थे, लेकिन बाज़ार ने 70,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, लगभग 69,000 की क्लोजिंग आई है। तो गोइंग फॉरवर्ड 70,000 का एक इमीडिएट बैरियर होगा, यानी वहाँ तक अगर उछाल देखने मिलता है तो बिकवाली की सलाह होगी। हालांकि डाउनसाइड जो सिल्वर में होगा वो थोड़ा लिमिटेड होगा गोल्ड के मुकाबले, 67,500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो एक लिमिटेड डाउनसाइड देखने मिलेगा, लेकिन सेल ऑन रैलीज की ही सलाह सिल्वर में भी होगी। अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अगले हफ्ते ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक है, जिसे हम ओपेक प्लस कहते हैं। 4 मार्च को ये बैठक होगी और उसका रिजल्ट आएगा, तो उसमें ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि जो इन्होंने डिसाइड किया था कि जनवरी में 1 मिलियन बैरल पर डे का एडिशनल कट जो किया था, जिसके वजह से क्रूड प्राइसेस काफ़ी रैली हो चुकी हैं जनवरी से, तो क्या वो कट वापस लिया जाता है, यानी क्या प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है? अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो उसका क्या असर होगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर प्रोडक्शन कट मेंटेन रहता है यानी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जाती, तो हम देखेंगे कि जो करंट तेज़ी है वो जारी रहेगी और क्रूड हो सकता है हम 4,700 से लेकर 4,800 तक के नई ऊंचाइयों को छूते हुए भी दिख सकता है डोमेस्टिक मार्केट में। सिमिलरली WTI क्रूड की बात करें, यूएस क्रूड की यानी, तो जो $62 के करीब के लेवल है, हो सकता है वो $65 से $66 तक भी एक्सटेंड हो जाए। तो फिलहाल जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है। हालांकि अगर बैठक में यह फैसला होता है कि सप्लाई बढ़ाई जाएगी तो ये एक ट्रिगर होगा जो आने वाले कुछ हफ्तों के लिए क्रूड के लिए नेगेटिव ट्रिगर होगा और क्रूड में भी
मुनाफा वसूली का दौर जारी हो जाएगा। तो ये बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवल्स की अगर बात करें तो 4550 का एक इम्पॉर्टेंट स्तर है डोमेस्टिक मार्केट में। उसके नीचे अगर फिसलती हैं तो 4430 का नेक्स्ट लेवल है, जबकि अपसाइड में 4710 और 4800 जो स्तर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो लेवल आ सकते हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो कोल्ड ब्लास्ट की वजह से हमने देखा था कि 200 से 238 तक की रैली नेचुरल गैस डोमेस्टिक मार्केट में देखने मिली थी, लेकिन क्योंकि अभी वेदर नॉर्मल हो रहा है यूएस में तो 205 के करीब के क्लोजिंग देखने मिली है, क्योंकि यूएस का जो विंटर सीज़न है वो अभी कुछ ही दिन और चलेगा। तो ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस में जो अपसाइड होगा वो लिमिटेड होगा, यानी अगर 220 से 225 तक के उछाल हमें देखने मिलते भी हैं तो एक बिकवाली का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। 240 के करीब के स्टॉप के साथ ये बिकवाली की जा सकती है और डाउन साइड में 190 से 185 तक के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में हमें देखने मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिली है। तो कॉपर में हमने न्यू लाइफ टाइम हाई 737 तक के न्यू लाइफ टाइम हाई देखे हफ्ते के पहले 2 या 3 सेशंस में, और उसके बाद हमने थर्सडे और फ्राइडे को मुनाफा वसूली का दौर आते हुए देखा, जहां प्राइजेस 700 के करीब आके क्लोज देने में सक्षम रही हैं। 703 के क्लोजिंग है। तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि 715 से 720 के बीच एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा शॉर्ट टर्म बेसिस, और अगर ये नहीं निकाल पाता तो हम 690 से 685 तक के करेक्शन देख पाएंगे। हालांकि ये एक सिर्फ करेक्शन है, जो ओवरऑल रुझान रहेगा आने वाले 1 या 2 महीनों के लिए वो अभी भी पॉजिटिव है। सिमिलरली निकल में अगर हम बात करें तो 1370 तक की क्लोजिंग देखने मिली है, और ऐसा लग रहा है कि निकल में ऑलरेडी एक करेक्शन आ चुकी है 1430 के लेवल्स के करीब से, और एज ऑफ नाउ यहाँ से एक ख़रीदारी का मौका दे रहा है। तो 1350 के करीब अगर मिले तो वहाँ पर ख़रीदारी की जा सकती है 1430 के लक्ष्य के लिए, और डाउन साइड में 1330 का स्टॉप लॉस लगाना इस ट्रेड के लिए ज़रूरी है। सिमिलरली जिंक में भी हमने काफ़ी एक भारी गिरावट देखी है। जो पिछले लाइफ टाइम हाइस थे 233 के करीब, वो निकालने में कामयाब नहीं हुआ और हमने 220 की क्लोजिंग आते हुए देखी है। ऐसा लगता है आने वाले दिनों में एक उछाल ज़रूर देखने मिलेगा 225 से 226 का, लेकिन अगर वो नहीं निकाल पाता तो एक राउंड ऑफ करेक्शन इसमें भी देखने मिल सकता है 214 से 213 के करीब। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जिंक में भी रहेगी। लेड और एल्यूमिनियम भी कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे दबाव का जो है एक्सपीरियंस करेंगे, और अपसाइड होगा दोनों में लिमिटेड होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो ऑन द होल निकल को छोड़कर जो बेस मेटल्स पैक है, ऐसा लग रहा है कि करेक्शन में आया है और करेक्शन और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। तो ये था एक ब्यौरा कि आने वाले एक हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटीज़ में यानी बुलियन में, एनर्जी कॉम्प्लेक्स और बेस मेटल्स में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद जी। यानी नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर बेस मेटल्स वापस से तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। लंबी अवधि के अंदर यहाँ पर बेस मेटल्स के अंदर एक खरीदारी देखने को मिल सकती है। इन्वेंट्रीज यहाँ पे कम होने का अंसार है, जिसकी वजह से यहाँ पे कीमतों के अंदर अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। कॉपर के अंदर इस हफ्ते के अंदर भी एक हमने ऑल टाइम हाई देखा है M6 पर, लेकिन वापस से बाजार के अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। लंदन मेटल एक्सचेंज पे कॉपर 9 साल के उच्चतम स्तर पर देखने को मिल चुका है। बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी के साथ कॉपर आगे भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ से निकल के अंदर भी एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो बेस मेटल्स के लिए बाजार तेजी की तरफ रहेंगे। उसके साथ ही कच्चे तेल के लिए अगर छोटी अवधि के लिए गिरावट जाती है तो बाजारों के अंदर अगर ऊपर साइड में बात करें तो 4720 तक बाजार देखने को मिल सकता है। वहीं निचले स्तरों की बात करें तो 4430 तक भी बाजार को जाते हुए देख पाएंगे। तो यहाँ पर एक दायरा देखने को मिल सकता है कच्चे तेल के अंदर, क्योंकि ओपेक की बैठक है। तो वहाँ पर ओपेक की बैठक के बाद यहाँ पे पता लगेगा जिस हिसाब से 4 मार्च की जब बैठक होगी तो उसके अंदर क्या निर्णय निकल कर आता है और कच्चे तेल की कीमतों पर उसका क्या असर पड़ेगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल सोने चांदी के लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज्वेलर इंडस्ट्री की तरफ से भी यहाँ पे गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ज्वेलर सेक्टर ज्वेलरी के अंदर भी यहाँ पर लगभग हर साल के मुकाबले बिक्री के अंदर भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। 15% से 20% की बिक्री इस साल कम देखने को मिली है हर साल के मुकाबले। तो सोने चांदी का आउटलुक यहाँ पर थोड़ा सा बाजार और फिर ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। गिरावट की तरफ यहाँ पे सोना चांदी आने वाला हफ्ता भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए सिलसिला बाजारों में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। जवाब के लिए टाइप करें सोयाबीन ए, सोयाबीन बी, सोयाबीन सी या फिर सोयाबीन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।